हेलो। हेलो। सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करना सब। चलो ठीक है। हाँ हाँ बोलो। ठीक है, उसको एंड में, क्लास के एंड में सॉल्व करेंगे। दो। देखो, हाँ, 11th A1, A2 और A3। ठीक है, A2 A3 तो पहले से कंबाइंड चलता था, तो उसमें मोशन ही चल रहा था, कुछ रिवर प्रॉब्लम चल रहा था उसमें, और A1 में भी रिवर प्रॉब्लम के आसपास हम लोग कुछ पढ़ रखे थे। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं ना, बता रहे हैं। ठीक है, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एकदम नया। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो बचा हुआ जो भी पार्ट है सारे बैचेस का, तो उसको हम क्या करेंगे ना कि एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, ठीक है, हम सारे बैचेस में वो सब धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तीनों बैचेस के लिए एकदम सेम पॉइंट है, और इससे पिछला जो भी पढ़े हो, ठीक है, वो मोर देन इनफ है ये न्यूटन लॉज ऑफ समझने में। ठीक है, तो अभी हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और इस चैप्टर को बढ़िया से समझना, क्योंकि पूरा फिजिक्स का जो बेस है ना वो इसी चैप्टर से है। ठीक है, एक मिनट है। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक। हाँ बोलो। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है क्या? ठीक, चलो। ठीक है, देखो, हाँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और इस चैप्टर में ना हम लोग पूरा फिजिक्स का समझो, ये एकदम बेस चैप्टर है।
ठीक है, एकदम पूरा बेस बोल सके तो मतलब अगर ये चैप्टर को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लिए, एकदम अच्छे ढंग से और हर कंसेप्ट को अच्छे अच्छे तरीके से अगर पकड़ लोगे ना, तो आगे आने वाला जितना चैप्टर्स है सारा का सारा चैप्टर्स तुम आराम से बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बस ये चैप्टर बढ़िया से पढ़ो। और उल्टा भी पॉसिबल है, अगर इस चैप्टर में तुमको अगर दिक्कत हो गया ना, तो समझ लो कि आगे आने वाला 2 साल 11th 12th दोनों हालत खराब हो जाएगा फिजिक्स समझने में। खाली तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि फोर्स इधर है, बॉडी इधर जा रहा है, यानी हालत खराब हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को ना एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ो। हम इसमें अच्छा खासा टाइम भी लेंगे समझाने में, ठीक है, क्योंकि ये एकदम बेस चैप्टर है तुम्हारा। ठीक है, और इस चैप्टर को सीखने से पहले सबसे पहले, ठीक है, हम लोग को सबसे पहले सीखना है कि जो फोर्सेस तुम लोग पढ़े अभी तक, जैसे 9th 10th में कुछ कुछ फोर्सेस तुम लोग पढ़ रखे होगे। ठीक है, कौन कौन सा फोर्सेस पढ़े हो नाम? जैसे कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, पढ़े होगे ये सब। और कौन कौन सा फोर्सेस पढ़े हो बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और बताओ? फ्रिक्शन पढ़े हो, मैग्नेटिक हो गया। और बताओ? ग्रेविटेशनल लिख लिए। और बताओ, बोलो। सेंट्रीपिटल, चलो, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। और बताओ? आज देखते हैं कि तुम लोग फिजिक्स में कितना फोर्सेस नाम सुने और पढ़ रखे हो। बस नाम सुने हो उतना तक बताओ, फिर आगे हम देख लेंगे। और बताओ? फोर्स, टेंशन फोर्स, ठीक है। देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स वीक फोर्स है वो सब टाइप्स ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, कितना टाइप का फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स हो गया, न्यूक्लियर, नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल। और बताओ? स्प्रिंग फोर्स, बहुत बढ़िया। और बताओ? स्यूडो फोर्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां लिखते हैं। चलो, और बताओ? ठीक है, और किसी को याद है? आप हम बताएं। देखो, बायनेंसी फोर्स पढ़े हो? बायनेंसी फोर्स, हाँ, जो तुम्हारा फ्लूइड में लगता हो, ठीक है, जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है उसी को बायनेंसी फोर्स बोलते हैं। और कोई फोर्स? ड्रैग, ड्रैग एक तरह से यही फोर्स है, फ्रिक्शन ही फोर्स है। ठीक है, और बताओ कुछ? ठीक है, अब देखो, आगे सब धीरे धीरे फिजिक्स में लोग पढ़ते जाएंगे कि कौन कौन सा फोर्सेस है। अभी देखो करना क्या है हम लोगों को, ये जितना भी फोर्सेस है एक एक करके हर फोर्सेस के बारे में हम लोग को ये पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग में कि अभी तक जितना फोर्सेस हम लिखे उस फोर्सेस सबके बारे में ये पढ़ना है। अच्छा, फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है, ये बता दो। वेक्टर है, यानी हाँ, यानी सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है। सबसे पहले कोई भी फोर्स के बारे में अगर पढ़ना है तो उसके पहले सबसे पढ़ना है कि उसका डायरेक्शन किधर होगा। उसके बाद ये डायरेक्शन हो गया, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कब लगता है, यानी कि हमको कैसे पता चलेगा कि अभी सूडो फोर्स लग रहा है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अभी स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। यानी हर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, किधर लगता है, कब लगता है, और लास्ट में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कितना लगता है। यानी हर फोर्स के बारे में तुमको 3 चीज जानना है, किधर, कब लगेगा और कितना लगेगा। ठीक है, तो सारे फोर्सेस के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, और यही 3 चीज के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, कितना लगेगा, कब लगेगा, सब कुछ। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए सबसे पहले, इसी फोर्सेस को हम लोग समझाने के लिए एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। जिसको फ्री बॉडी हम पहले ही बता दे रहे हैं, जिसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ जाएगा वो समझना कि उसका 80% क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पे। और जिसका ये फ्री बॉडी डायग्राम अगर गलत बन गया तो समझ जाना वहीं पे क्वेश्चन गलत, आगे तो प्रोसीड करना ही पाप है।
यानी सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, तो तुमको ये इसमें बताना होगा कि एक बॉडी पर ये बॉडी कितना फोर्स लगा रहा है वो सब नहीं, इस बॉडी पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, हिंदी में ही लिख दिए। यानी कि जैसे हम एक बॉडी हो गए, हम किस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स ड्रॉ नहीं करना है, मेरे बॉडी के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो फोर्स ड्रॉ करना है। यानी इस बॉडी पर कोई जो फोर्स लग रहा हो इस पर, वो फोर्स ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम में। ये फोर्स जो लगा रहा हो वो ड्रॉ नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं। यानी फ्री बॉडी डायग्राम में उस बॉडी पर जो जो फोर्सेस एक्ट कर रहा होगा वही फोर्सेस इस बॉडी पर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। उसके बाद अब कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग एक एक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले तुमको कब पता लगाना है कि इस बॉडी पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, कैसे पता लगाओगे, कोई बता सकते हो? दो दो सरफेस के बीच में, या सिंपल हम बोलेंगे व्हेनेवर, कभी भी, व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, कभी भी दो बॉडी अगर कांटेक्ट में होगा कभी भी, तो उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, नॉर्मल। ये हो गया कब, कब लगता है, याद है ना फोर्स कब लगता है, तो समझ जाना है कभी भी दो बॉडी अगर आपस में कांटेक्ट होगा तो समझ जाना है कि कौन सा फोर्स लगने वाला है, नॉर्मल फोर्स। सपोज अगर हम खड़े हैं, क्या मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, क्या लगता है? लग रहा होगा, क्योंकि हम किसके साथ कांटेक्ट में है, फ्लोर के साथ। तो यानी कि हम फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, यानी मेरे ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। यानी एकदम तुरंत फटाक से समझ में आ जाना चाहिए कि नॉर्मल फोर्स कब लगता है। दूसरा चीज डायरेक्शन, क्योंकि हमको पता है कि फोर्स तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन किधर होगा, कोई बता सकता है इस नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? देखो ये ऐसे मत बोलना अपवर्ड, ठीक है, या अपोजिट, किसके अपोजिट? मेरे अपोजिट मेरा अपोजिट किधर होगा जी, इधर, इधर, ऊपर, नीचे, किधर बोलोगे अपोजिट? अच्छा, एक पॉइंट क्या हुए, तो इधर, 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 सब तरफ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखो, समझो, क्लियर करो कि किधर लगता है, समझना ध्यान से। हाँ, इस इस डायरेक्शन को समझने के लिए याद करो न्यूटन थर्ड लॉ, ये सबको याद होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको याद नहीं होगा। न्यूटन थर्ड लॉ सिंपल बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी पर फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पर, तो वो भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा, यानी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम होगा कि डायरेक्शन अपोजिट होगा, ये बताओ। अपोजिट होगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कोई टीचर स्टूडेंट को थप्पड़ मारता है, ठीक है, तो ये रहा हाथ और उसका गाल है ना, मारता है, तो उस जब वो थप्पड़ मार रहा होता है तो क्या नॉर्मल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। किस किस के बीच, वो गाल और मेरे हाथ के बीच, क्योंकि कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स लगा, ठीक है, तो हम मारे, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए, ठीक है, कि चोट ज्यादा किसको लगेगा, गाल में या हाथ में? इक्वल। हाँ, आराम से सोच के, अगर हम किसी को थप्पड़ मारे तो फोर्स तो लगा होगा, तो दोनों हाथ और गाल दोनों पे सेम लगा होगा या गाल पे ज्यादा लगता है फोर्स? तो फिर ये तो फिर वॉयलेशन हो गया जी न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोला कि तुम जितना फोर्स लगाओगे वो भी तुम पे उतना ही फोर्स लगाएगा, यानी कि जितना फोर्स हम गाल पे लगाएं, गाल भी हम पे उतना ही फोर्स लगाए, ये न्यूटन थर्ड लॉ का बोलना है। फिर बोलोगे सर चोट उसको ज्यादा क्यों लगा,
कि गाल एक सेंसिटिव पार्ट है तुम्हारा, वहां पर अगर हल्का सा ही मारोगे तो गाल में ज्यादा लगता है, और ये तुम्हारा देखो एकदम रफ सा पार्ट है, भगवान इस हाथ को एकदम रफ बनाया है ताकि तुम इसमें कितना भी मार लो उतना चोट नहीं लगता है। यानी फोर्स मेथड से देखोगे तो गाल और हाथ दोनों पे फोर्स सेम लगा। अगर हम इस तरफ देखें तो गाल पे तुम्हारा इस डायरेक्शन में लगा और हाथ पे तुम्हारा अपोजिट लगा, यानी कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ का कहना है। अब मान के चलो, ठीक है, एक सिंपल सा एक डायग्राम लेते हैं कि ये रहा ग्राउंड और ग्राउंड के ऊपर एक ऐसा बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, समझना ध्यान से। तो अगर हम इस बॉक्स का देखें, सिर्फ बॉक्स का, कि इस पे नॉर्मल किधर लगेगा, तो हम बोलेंगे, ठीक है, सिंपल, सबसे पहले याद रखना डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, ये जो तुम्हारा डायरेक्शन होगा नॉर्मल का वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द क्या होता है, सरफेस, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां देखें कि यहां पर ये वाला सरफेस हो गया, दोनों सरफेस, अब इसके परपेंडिकुलर, यानी कि अगर इस बॉक्स को देखा जाए तो ये रहा सरफेस उसका, तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर भी पॉसिबल है और इसके परपेंडिकुलर नीचे भी पॉसिबल है। तो बताओ बॉक्स पे ऊपर लग रहा होगा कि नीचे लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा, सोच समझ कर समझना, ध्यान से समझना। बॉक्स इस ग्राउंड को किधर धकेल रहा होगा, ऊपर धकेल रहा होगा कि नीचे धकेल रहा होगा, नीचे। ठीक है, ठीक है, तो बॉक्स ग्राउंड को नीचे धकेला, तो ग्राउंड बॉक्स को किधर धकेलेगा, ऊपर। इसका मतलब इस पे जो बॉक्स पे जो ये लगाने वाला फोर्स ड्रॉ नहीं कर रहा है, उस पे जो लगेगा वो फोर्स ड्रॉ करना है, यानी उस पे जो नॉर्मल होगा वो ऊपर होगा, और इसको एन लिख देंगे। और ये हमेशा सरफेस के किधर होता है, परपेंडिकुलर। ये समझ में आया सबको, या डाउट है इसमें अभी भी, क्लियर है ये सबका, या सबका आ रहा है क्या, क्लियर है ना, देख, ठीक है, देखो अब देखो समझना ध्यान से, हाँ? अब अगर बोला जाए ठीक है भाई सरफेस के परपेंडिकुलर, तो अगर दूसरा में ये पूछे कि अगर इस सरफेस पे बॉल रख दिया जाए इस टाइप से, तो अब पूछा जाएगा कि बॉल पे नॉर्मल किधर होगा, तो क्या बोलोगे, क्योंकि यहां तो अब समझना ध्यान से, देखो ध्यान से, हाँ, अगर इस बॉल को देखा जाए तो कांटेक्ट पूरा लाइन पे होगा कि सिर्फ एक पॉइंट पर होगा, ये बताओ, पॉइंट पर होगा, है ना, क्या पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है, हाँ या ना, क्या बात कर रहा है जी, नॉर्मल तुम लाइन पे ड्रॉ करते हो नॉर्मल, या पॉइंट पे ड्रॉ करते हो, लाइन पे ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री होगा। अब एक पॉइंट पे नॉर्मल कैसे हम लोग बनाए, बताओ, यहाँ दिक्कत हो गया। तो हाँ बिल्कुल सही, हाँ तो समझना यहाँ पे कि नॉर्मल हमेशा क्या होता है, समझना, तो उस पे एक टेंजेंट बनाओ और उस टेंजेंट का परपेंडिकुलर, यानी कि अब अगर हम बोले कि डायरेक्शन किधर होगा, तो अगर इसको बढ़िया से लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे कि डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, किसके परपेंडिकुलर, तो बोल सकते हैं टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और टेंजेंट कहां पर ड्रॉ किया, बताओ टेंजेंट कहां ड्रॉ किया, कौन सा पॉइंट पे, कौन सा, बिल्कुल सही, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है, कि नॉर्मल फोर्स कब लगता है, बॉडी कांटेक्ट में हो, डायरेक्शन किधर होता है, तो इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, कभी मत लिखना सरफेस, क्योंकि यहां पर तो सरफेस मिल गया, पर जब ऐसा होगा तो यहां तो सरफेस मिलेगा नहीं, तो लिखना इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और कहां का टेंजेंट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और कितना लगेगा वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, जब निकालना होगा तो निकाल लेंगे। ठीक है, इसको उतारो बढ़िया से नॉर्मल फोर्स को, ट्राई करो इसको उतारो अच्छे से जल्दी।
चलो उतार लिए सबको, ठीक है। चलो अब इसी नॉर्मल को हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। अब बहुत सारा केसेस होगा, बहुत सारा, ठीक है। और तुमको बोलेगा कि चलो नॉर्मल बना के दिखाओ, और कोई फोर्स नहीं बनाना है, सिर्फ हमको नॉर्मल पे अभी कंसंट्रेट करना है, सिर्फ कि हमको सिर्फ देखना है कि नॉर्मल कहाँ लगेगा, ठीक है। तो सपोज कि एक ग्राउंड है, इसके ऊपर एक बॉक्स है 1 और उसके ऊपर एक बॉक्स है 2, दो बॉक्स है। तो मेरे को ये बताओ कि बॉक्स 2 पर कौन सा नॉर्मल लगेगा, तो किधर लगेगा और कितना नॉर्मल। बॉक्स 1 पर नॉर्मल किधर किधर, ट्राई करो तो 2 पर बनाओ और 1 पर बनाओ, जल्दी जल्दी, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। एकदम बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से पहले बनाओ। हाँ पहले आराम से, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना कि कहाँ गलती हो रहा है और कहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर इस 2 को देखते हैं, ठीक है, तो 2 मेरे को बताओ वो किसके साथ कांटेक्ट में है, 1 के साथ। तो 2 1 को नीचे धकेल रहा होगा, तो 1 2 को किधर धकेल रहा होगा, ऊपर, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं N1, ठीक है। अब आते हैं 1 पर। अच्छा 1 कितने के साथ कांटेक्ट में है, 1 या 2, 2 के साथ, यानी ये ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट में है और 2 के साथ भी कांटेक्ट में है। तो मेरे को ये बताओ 1 वाले बॉडी पर एक नॉर्मल लगेगा कि 2 नॉर्मल लगेगा, 2 लगेगा, ठीक है। एक नॉर्मल इस सरफेस पे और एक नॉर्मल इस सरफेस पे। इस वाले पर पहले फटाफट कर लेते हैं, ये ग्राउंड पर है, तो 1 ग्राउंड को किधर धकेल रहा होगा ये बताओ। अच्छा ग्राउंड को ऊपर खींच लेगा तुम, है? 1 ग्राउंड को किधर खींचेगा, किधर धकेल रहा होगा, नीचे ना। तो ग्राउंड, हाँ तो ग्राउंड 1 को किधर धकेल रहा होगा, ऊपर, ठीक है। तो ये वाला ऊपर होगा यहां पर, इसको बोल देते हैं N2, ठीक है। अब यहां वाला का बात करते हैं। अच्छा यहां पर 1 को कौन फोर्स लगा रहा होगा, ग्राउंड या 2, 2, तो 2 यहां पर ग्राउंड लगा रहा होगा कि 2 लगा रहा होगा, 2 लगा रहा है ना। हाँ तो 2 इस यहां इस सरफेस पर किधर लगा रहा होगा, ऊपर लगा रहा होगा कि उसको नीचे धकेल रहा होगा, नीचे, है ना, नीचे। और इसको भी क्या N1 ही लिखे या N3 लिखना होगा ये बताओ। N1 ही लिखना होगा, क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। 1 जितना 2 पर लगाएगा 2 भी उतना 1 पर लगाएगा, इसलिए ये वाला N1 और ये वाला N1 दोनों हम सेम लिखे हैं। ये समझ में आया सबको या नहीं आया, देख लो। समझ में आया ना कि ये वाला दोनों N1 इसलिए बराबर लिखे क्योंकि इन दोनों के बीच ये वाला आपस में फोर्स लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। अगर तुम ग्राउंड का भी 2 वाला, 2 वाला पे देखो, 2 वाला सिंपल एक के साथ कांटेक्ट में, किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। और हमेशा याद रखना जी, इसको शॉर्टकट में हम थोड़ा बताते हैं, ठीक है, कि बार बार न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लगाना, सिंपल समझना कि अगर कांटेक्ट में है, ठीक है, तो वो किसी को खींच नहीं सकता है, कभी नहीं, वो हमेशा उसको धकेल सकता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। हम ग्राउंड के ऊपर खड़े होके क्या ग्राउंड को ऊपर खींच सकते हैं या सिर्फ धकेल सकते हैं, ये बताओ। धकेल सकते हैं, यानी हाँ, यानी कि ये हम लोग पढ़े होंगे पुलिंग फोर्स एंड पुशिंग फोर्स, याद करो, ठीक है। तो नॉर्मल क्या है, पुलिंग फोर्स है या पुशिंग फोर्स है, कौन सा फोर्स है, पुशिंग फोर्स है। बस उसी को कंसेप्ट में अब रखना है। 2 को कौन धकेल रहा होगा, 1, तो बताओ 1 2 को किधर धकेल रहा होगा, ऊपर, हो गया, ठीक है। अब आते हैं 1 पर। तो 1 को 2 आदमी धकेल रहा होगा, एक 2 और एक ग्राउंड। तो ग्राउंड 1 को किधर धकेला, ऊपर, N2, और 2 1 को किधर धकेला, नीचे, तो ये रहा नीचे वाला N1। और ये N1 ही होगा, क्यों होगा N1, क्योंकि ये देखो आपस का फोर्स है इन दोनों का, न्यूटन थर्ड लॉ लग गया। क्लियर समझे सब कोई। अब एक और क्वेश्चन देते हैं,
बनाओ बढ़िया से। मान के चलो ये 1 है और ये 2 है। अभी कुछ मत दिमाग लगाना कि ये नीचे गिर जाएगा, ये उधर जाएगा, कभी कुछ मत सोचो। तुमको सिंपल दिख रहा है कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, तुमको खाली देख के ये बनाना है कि किधर कौन सा फोर्स लगेगा। सिर्फ नॉर्मल, अभी सिर्फ हम लोग नॉर्मल का डिस्कस कर रहे हैं, ट्राई करो 1 और 2 पे सिर्फ नॉर्मल बनाओ। चलो ठीक है, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ सब कोई, तो ना पता चलेगा गलती कहाँ कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तुम लोग कॉपी में बनाओ ना, हम यहाँ बनाएंगे, फिर तुम लोग मैच करना और ईमानदारी के साथ, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ठीक है, देखो इधर देखो, हम बनाते हैं ध्यान से, ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है। सबसे पहले 2 को, अब एक चीज याद रखना है, 2 अगर ऐसा टेढ़ा है तो इसको 2 ऐसे ही रख के बनाना। तुम अपने मन से इसको ऐसे सीधा करके मत बनाना। 2 का ओरिएंटेशन जैसा है वैसे ही ओरिएंटेशन रखना। ठीक है, और यहां बनाते हैं 1 को। ठीक है, 2 कितने के साथ कॉन्टैक्ट में? एक के साथ, एक एक नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल किधर लगेगा? इधर लगेगा या इधर लगेगा? 1 वाला या 2 वाला? ये अरे 2 वाला लगेगा ना। हम फिर देखो यही गलती करते हैं ना। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये सरफेस का परपेंडिकुलर किधर होगा? ऊपर होगा या इस तरफ होगा? इस तरफ होगा ना। तो इसको हम लोग बोलना है n1, बना दिए। ठीक है, अब 1 को कितना आदमी धकेल रहा है? एक या दो? दो आदमी। ठीक है, तो ग्राउंड वाला किधर धकेलेगा इसको? ऊपर धकेलेगा ना जी, नीचे कैसे धकेल रहा होगा? तो ये बनाए n2। ठीक है, एक और नॉर्मल कौन लगा रहा होगा? 2 लगा रहा होगा किस पे? हाँ 1 पे लगा रहा होगा। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो कुछ इधर, और इसका वैल्यू क्या होगा? n1 ही होगा, n2 होगा या n3 होगा? क्या होगा? n1 ही होगा। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से सीखना है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ये जब तक नहीं आएगा तब तक कोई फिर उपाय नहीं है, इसको सीखना ही है किसी भी तरीके से। ठीक है, चलो एक चांस और देते हैं बनाने का, एक क्वेश्चन और। सीखो, जितना जल्दी सीखोगे। हाँ बोलो, एक बार फिर से बताएं। हाँ बोलो। क्या बोल रहे थे? ठीक है, ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ। ठीक है, टेबल पे किताब पढ़ा है। हम्म, देखो अब समझना ध्यान से, तुम बोल रहे कि टेबल के ऊपर एक बुक पड़ा हुआ है, तो उस बुक पर एक ग्रेविटी भी फोर्स लग रहा होगा, लेकिन अभी हम ग्रेविटी का डिस्कस अभी कुछ नहीं किया, हम सिर्फ किसका डिस्कस कर रहे हैं? नॉर्मल का। यानी ये बुक अगर यहाँ पड़ा है तो उस वो टेबल को किधर धकेल रहा होगा? नीचे। तो टेबल उसको किधर धकेल रहा होगा? ऊपर। सिंपल सा कंसेप्ट। हम्म, हाँ हाँ हाँ। एक मिनट देखो ध्यान से, ये जब तुम्हारा है, ठीक है, अच्छा बात है कि तुम इधर ही एमजी इधर खींच रहा होगा, लेकिन ये इसको इधर धक्का नहीं दे रहा होगा। ये नॉर्मल हमेशा इस पे भी एमजी नीचे लग रहा होगा, इस पे भी एमजी नीचे लग रहा होगा, ये ग्रेविटी का काम है अपना। पर ये इसके साथ कांटेक्ट में है, तो ये दोनों हमेशा नॉर्मल फोर्स ही लगा सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ एंगल पे फोर्स लगाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एमजी का डायरेक्शन हमेशा नीचे होगा। तब तुम ऐसे मत समझना कि एमजी नीचे खींच रहा है तो सबको नीचे धकेल रहा होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, अब इसको बना के दिखाओ कि अगर एक बॉल ऐसे है,
मतलब एक समझना, ऐसे दो वॉल्स है, बॉल 1 और बॉल 2, ठीक है। चलो नॉर्मल बना के दिखाओ तो फटाफट, दोनों बॉल्स के ऊपर कितना नॉर्मल लगेगा, किधर किधर लगेगा, सब कुछ ट्राई करो। बॉल 1 पर कितना नॉर्मल लग रहा होगा? 3 लग रहा होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बॉल बॉल 2 पर 2 नॉर्मल, ठीक है। हाँ चलो, तो सबसे पहले 2 को ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, 2 वाले पर। तो सिंपल देखो, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर है इस साइड, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर है इस जगह। अच्छा जरा सा हल्का सा अगर मैथ्स बताओ कि अगर किसी सर्कल का हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका नॉर्मल जो है, क्या वो सेंटर से ही पास होगा कि इधर उधर से पार होगा, ये बताओ। सेंटर से ही पार हो, है ना। बस तो बस यही समझना है कि अब सिंपल हम बोलेंगे कि अगर ये इसका सेंटर है तो इस पॉइंट पे नॉर्मल लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा? इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि दीवार इसको इधर धकेल रहा होगा, लेफ्ट साइड। यहां पर बना लो इस तरह के सेंटर, यहां बना N1। इस पॉइंट पर किधर होगा? इस साइड होगा या इस साइड होगा? किधर, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला, हाँ बिल्कुल सही, ये N2 बन गया। ठीक है, अब आते हैं 1 के ऊपर। ठीक है, ये सेंटर, ठीक है। इसको अच्छे से दिखाने के लिए इस 1 को थोड़ा सा ऐसे बनाता है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो यहाँ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कहां कहां? एक ग्राउंड के पास, एक इधर वाले वॉल पे, और एक इस कॉर्नर पे। यहां पर ग्राउंड वाला ऊपर जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये N3 होगा। इस पॉइंट पर किधर होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड, राइट साइड होगा। ये दीवार इसको धकेल रहा होगा, हमेशा याद रखना। और इस पॉइंट पर किधर होगा, नीचे के साइड या ऊपर के साइड? नीचे के साइड, है ना, इधर। ठीक है, ये सेंटर मान लेना, नीचे। ये वाला फोर्स को क्या लिखोगे? N2 ही लिखोगे, क्योंकि ये वाला और ये वाला देखो इक्वल एंड अपोजिट, इस पॉइंट पर जो होगा इक्वल एंड अपोजिट। और इसको लिख लेते हैं N4। समझ में, यानी N1 N2 N3 N4। ठीक है, बस ये हो गया। बस ज्यादा टफ नहीं है, बस आराम से सोच सोच के बनाओगे ना जी, एकदम अच्छा बनेगा एकदम। और याद रखना, एक्यूरेट बनाओ। ठीक है, देखो मेरा कितना एक्यूरेट बन रहा है। क्यों एक्यूरेट बनाना है? क्योंकि आगे जाके हमको इस N2 का कंपोनेंट करना होगा। क्यों करना होगा वो आगे हम समझाएंगे। इसलिए तो जितना ज्यादा एक्यूरेसी रखोगे फ्री बॉडी डायग्राम में, उतना जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अब तुम ऐसे बना रहे हो, ऐसे गोल कर रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, एक्यूरेसी नहीं होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि किधर फोर्स जा रहा है, किधर जा रहा है। ठीक है, चलो तो नॉर्मल हम लोग सीख गए बढ़िया से, है ना। अब हम लोग को दूसरा फोर्स सीखना है, दूसरा वाला। ये नॉर्मल एकदम क्लियर हो गया हम लोग का। अब हम लोग को सीखना है दूसरा फोर्स, टेंशन। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई पूछे कि टेंशन फोर्स कब लगता है, जैसे नॉर्मल फोर्स कब लगता है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो, तो उसी तरीके से अब टेंशन फोर्स कब लगता है, ये कब बताओगे, कब लगेगा? जरूरी है कि हमेशा स्ट्रिंग में हो? अगर इस पेन को हम ऐसे खींचेंगे, क्या इसमें टेंशन आएगा या नहीं आएगा? सबसे अच्छे, हाँ, एकदम सबसे अच्छा पहचानने का तरीका, कोई बोलना कि मेरा ये जो दो हाथ है, इसको बोलना कि मेरे इस दो हाथ को खींचो,
जैसे ही खींचोगे तो तुम्हारा हाथ दर्द करना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच जब सेपरेशन को तुम इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो याद रखना कि वो दोनों पार्टिकल अपने आप को वापस सोचेगा कि रिगेन करने का, ठीक है। तो वही वाला कौन सा फोर्स है? टेंशन। तो हम लोग को सिंपल याद रखना है, ठीक है। और हमेशा स्ट्रिंग ही क्यों याद आता है? क्योंकि फिजिक्स में जनरली स्ट्रिंग में ही टेंशन दिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बॉडी अगर इलोंगेट कर रहे हो, किसी को भी अगर खींच रहे हो, तो समझना कि उस पर कौन सा फोर्स आएगा? टेंशन फोर्स। इसको ऐसे समझाते हैं, ध्यान से समझना। हाँ, कि जैसे कि एक धागा से एक बॉक्स को अटैच कर दिए इस टाइप से, ठीक, और ये धागा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो तुम्हारा बॉडी है, इस धागे को क्या कर रहा होगा? दबा रहा होगा कि खींच रहा होगा? नीचे खींच रहा होगा, ठीक है। तो इस बॉडी को बनाते हैं, इस बॉडी को समझना ध्यान से। हाँ, इस बॉडी पर इस पॉइंट पर धागा लगा हुआ है। तो अब समझना ध्यान से, ये बॉडी धागे को किधर खींचेगा? ऊपर खींचेगा कि धागे को नीचे खींचेगा? धागा को नीचे खींचेगा, ठीक है। तो धागा इस बॉडी को किधर खींचेगा? ऊपर। अब ऊपर किधर? इधर, इधर, किधर? ठीक है। तो इसको ऐसे मत बोलना, इसको सिंपल बोलना, इधर याद रखना। याद रखना, जिधर धागा उधर टेंशन। यानी कि सिंपल। अच्छा, एक धागे से तुम किसी को पुश कर सकते हो? ये बताओ तो। धागा बांध लिया और उसको पुश तो कभी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो धागे से? सिर्फ खींच सकते। यानी कि टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स, ठीक है। अब तुम खुद समझो कि अगर एक बॉडी को हम धागे से बांध दिए, ठीक है, इधर खींचेंगे तो इधर आएगा, इधर खींचेंगे तो इधर जाएगा, यानी बोल सकते हैं जिधर रस्सी होगा उधर ही तुम्हारा बॉडी आएगा, यानी टेंशन फोर्स उधर ही होगा। हाँ या ना? तो इसलिए हम बोले सिंपल याद रखना, उतना न्यूटन थर्ड लॉ लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल याद रखना, जिधर धागा होगा उधर टेंशन होगा। तो सिंपल हम देख रहे हैं कि इस बॉडी पर धागा किधर है? ऊपर है, तो टेंशन ऊपर होगा, बात खत्म, ठीक है। अब समझना ध्यान से। हाँ, इस धागे में हर एक पॉइंट पर, सारे पॉइंट पर क्या टेंशन सेम होगा या अलग अलग होगा? हर पॉइंट पर। अब समझना ध्यान से। हाँ, तुम्हारा दोनों हाथ बांध दिए, ठीक है, और छत पे लटका दिए। सबसे ज्यादा दर्द पांव में होगा या सबसे ज्यादा दर्द हाथ में होगा? हाथ में होगा। अब तुमको उल्टा लटका दिए, पैर ऊपर हाथ नीचे, दर्द किधर होगा? पैर में होगा, ठीक है। अब समझना, यहां पर इस धागे पर, अब यहां पर दो कंडीशन होगा। टेंशन डिफरेंट होगा कब? जब उसका कुछ मास हो। इस धागे का अगर कुछ मास होगा तो टेंशन डिफरेंट होगा। और टेंशन सेम कब होगा? तो हम लोग उसको बोलेंगे कि उसको क्या होना चाहिए? मासलेस, ठीक है, मासलेस। यानी कि इसको बोलते हैं आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल का मतलब क्या होता है? जैसे आइडियल स्टूडेंट, पढ़ता हो, लिखता हो, कभी खेलता नहीं हो पबजी वो सब, लेकिन वो एग्जिस्ट करता ही नहीं कभी, हर बच्चा खेलता है पबजी, खेलता है। तो उसी तरीके से मासलेस स्ट्रिंग कभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि एक आइडियल स्ट्रिंग होगा। हम लोग अभी तक जितना आगे जाकर पढ़ेंगे सब केस में 99% यही पढ़ेंगे। तो इसलिए बच्चे को याद रहता है कि धागे में टेंशन सेम होगा। तो अब एकदम एग्जैक्ट याद रखना है कि टेंशन सेम कब होगा, तो एकदम क्लियरली बताना है कि टेंशन सेम तभी होगा जब मासलेस हो। और इसमें और एक चीज ऐड कर देते हैं, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या? स्प्रिंग के तरह, हाँ, स्प्रिंग के तरह खींचा नहीं जाए, यानी लेंथ उसका चेंज ना हो। तो अगर ये कंडीशन रहा मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, तो उसको बोलते हैं आइडियल स्ट्रिंग। और उस आइडियल स्ट्रिंग में जो तुम्हारा टेंशन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। वरना अगर उसका मास है तो टेंशन डिफरेंट होगा। ये हमको याद रखना है, ठीक है। इसको उतार लो बढ़िया से। ये सिर्फ कहानी हो गया टेंशन फोर्स का, और किसी का नहीं। इसको जल्दी उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तो सिंपल दिए कि अगर मेरा कुछ मास है और हमको ऐसे लटका दिया जाए
तो सारे बॉडी पर टेंशन सेम होगा कि हाथ पर ज्यादा होगा पैर पे कम होगा, किधर होगा? ज्यादा होगा पर पैर, क्योंकि मेरा हाथ अभी, देखो मेरा जो कमर है वो सिर्फ पैर का लोड संभाल रहा है, ठीक है, अगर हमको लटका दिया जाए तो, ठीक है, और मेरा हाथ किसका पूरा लोड संभालेगा? मेरा पूरा शरीर का लोड संभालेगा। तो सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होगा? हाथ पे होगा या कमर पे होगा? कहाँ पर होगा? हाथ पे होगा। तो वही चीज है कि अगर इसका कुछ मास होता, तो अगर ऊपर वाले पॉइंट पर देखते हैं और सबसे नीचे वाले पॉइंट पे देखते हैं, तो अच्छा बताओ, तो अगर इसका मास होगा तो सबसे ज्यादा टेंशन ऊपर होगा कि सबसे ज्यादा टेंशन नीचे होगा? सब, अरे सबसे ऊपर होगा ना। इस ऊपर वाले पॉइंट को इतना मास संभालना है, इतना सब कुछ, लेकिन इस वाले पॉइंट को सिर्फ किसका टेंशन संभालना है? सिर्फ इस बॉडी का। तो बताओ सबसे ज्यादा टेंशन किसका होगा, ऊपर वाले का या नीचे वाले का? ऊपर वाले का, ठीक। हाँ हाँ, लेकिन हमको उतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमको यही पढ़ना ही है आइडियल स्ट्रिंग। तो आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगा, हर पॉइंट पर सेम, क्योंकि मास है ही नहीं। तो इस पॉइंट को इतना ही लोड संभालना है, इस पॉइंट को भी इतना ही लोड संभालना है, दोनों पॉइंट को सेम लोड संभालना है, क्योंकि मास इसका 0 है, तो इसलिए सारे पॉइंट्स पर टेंशन सेम होगा, ठीक है। चलो, अब अगर देखा जाए, एक क्वेश्चन हम ऐसे दें कि ये बॉडी 1 है, फिर धागे के साथ बॉडी 2 है, इस टाइप से। इसको उतार लिया सब कोई, इसको मिटा दें, ठीक। इधर देखो कि अगर हम दो बॉडी लिए, बॉडी 1 और बॉडी 2, ठीक है, बॉडी 2 का अगर हम टेंशन बनाए 2 पर, तो बताओ 2 पर टेंशन किधर होगा जल्दी? ऊपर, जिधर धागा उधर। चलो इस पे T1 हम मान लिए। बॉडी जो 1 है, इस पर कितना टेंशन होगा? 2 होगा। सिंपल याद रखना, जैसे उसमें समझे थे जितना कांटेक्ट उतना नॉर्मल, तो इसमें समझेंगे जितना धागा उतना टेंशन, सिंपल सा। तो इस बॉडी के साथ कितना धागा है? 2 धागा है, तो 2 टेंशन। अब किधर किधर होगा? तो एक धागा नीचे है तो एक टेंशन नीचे, और एक धागा ऊपर है तो एक टेंशन ऊपर, 2 टेंशन बना दिए। ये वाला टेंशन का क्या होगा? T1 ही होगा कि कुछ और होगा? T1 होगा, धागा सेम है ये वाला, तो इसमें भी T1 होगा। इस पे टेंशन T1 ही होगा कि कुछ अलग होगा? अलग होगा, ठीक है। तो याद याद क्या रखना है कि जब तक धागा सेम हो, यानी कि इफ स्ट्रिंग इज कंटिन्यूअस, ये एकदम याद रखना, जब तक स्ट्रिंग कंटिन्यूअस हो, यानी ब्रेक नहीं हो, जैसे यहां से यहां तक एकदम कंटिन्यूअस है, टेंशन इज सेम, ठीक है। जब तक धागा सेम हो, यहां से वो धागा कहीं भी लेके जाओ, वो टेंशन हमेशा सेम रहेगा। जैसे धागा ब्रेक हो गया, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो गया, जैसे यहां से यहां तक सेम धागा है, T2 हो गया पूरे धागे में, फिर यहां धागा अलग हो गया, ब्रेक हो गया यहां से, तो इस धागे में फिर टेंशन अलग हो जाएगा, तो इसलिए लिखे T1। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो ये बताओ, समझ में आया सबको? ठीक है, अब इसको, हाँ अब इसको जरा बनाओ तो फटाफट। यहाँ ड्रॉ करते हैं। चलो बॉडी 1 और बॉडी 2 का फ्री बॉडी डायग्राम, जल्दी। हो गया? चलो ठीक है, देखते हैं आगे। इधर देखो, हाँ
सिंपल सा है जी, एकदम कुछ इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। वन कितने धागे से कनेक्टेड है? एक दो तीन, साफ साफ दिख रहा है। तो एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, जिधर धागा उधर टेंशन ड्रॉ कर दी। इस पे लिख दिए T1, इस पे लिख दिए T2 और इस पे लिख दिया T3। और टू वाला जो धागा है उस पे धागा किधर है? ऊपर। और ये वाला टेंशन कौन सा होगा? T3। बस हो गया, खत्म कर। ठीक है, चलो तो हम लोग टेंशन भी सीख गए, नॉर्मल भी सीख गए। ठीक है, और सबसे एक आसान फोर्स है, सबसे आसान, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। सबसे आसान फोर्स है ये। अगर कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है तो क्या बोलोगे? नीचे मत बोलना, हमेशा बोलना हाँ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि अगर एक आदमी अर्थ पे इधर खड़ा रहेगा तो इस पे एमजी इधर होगा कि इधर होगा? इधर होगा, इधर होगा ना। तो हमेशा याद रखना, ग्रेविटेशन, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये कोई पूछे तो। ठीक है, अर्थ के लिए, है ना। अब अगर हम इस बॉड, सबका, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट एक मिनट चेक कर लेते हैं हम। हाँ सही बोल रहे हो, एक ही मिनट। हाँ ठीक है, हम एक मिनट रिकनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रुक जाना। एक मिनट।
देखो तो कुछ सुधार है अब? चलो ठीक है ना। हाँ वो हो रहा है, शायद इशू आ रहा है अभी नेटवर्क का। काम चलाओ भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं, हाँ जितना हो सके हम लोग करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग। ठीक है, इधर देखो, ग्रेविटेश हाँ ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपल सा है, क्या समझना है कि जो फोर्स होता है वो होता है m×g। ठीक है, और इधर होगा नीचे। अभी मान सकते हैं कि तुम्हारा ग्राउंड ऐसा है तो हमेशा इधर। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर इस मास को हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें, समझना ध्यान से, यानी पहले m ऐसे था तो mg इधर था, अगर इस मास को हल्का सा टिल्ट कर दें तो अब mg इस डायरेक्शन में होगा या अभी भी नीचे ही होगा? ठीक है, तो इस हाँ, तो याद रखना किधर भी टिल्ट कर लो mg हमेशा नीचे हो। जैसे हम अगर ऐसे खड़े हैं तो अभी भी mg नीचे नीचे ही गिरेंगे। अगर हम उल्टा हो जाएंगे ना, या थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाएंगे, तो भी mg किधर लगेगा? नीचे। यानी कि हमेशा याद रखना है कि mg हमेशा किधर रखना है? नीचे। ठीक है, अब इन तीनों को मिला के, यानी कि नॉर्मल, टेंशन और ग्रेविटेशन, दोनों फोर्सेस को मिला के अब सब कुछ, यानी आप जैसे क्वेश्चन देंगे तुमको तीनों फोर्स बनाना है। जैसे आप जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे उसमें तीनों फोर्स ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन समझना ध्यान से, हाँ थोड़ा सा टफ दे रहे हैं और ट्राई करो, है ना। एकदम डरना मत, है ना। इसका कैपिटल एम और इस छोटू का स्मॉल एम। ठीक है, समझना ध्यान से कि एक आदमी, ठीक है, एक बॉडी के ऊपर खड़ा है, उसी के ऊपर एक धागा पकड़ा है, और वो ही धागा उस इसको क्या बोलते हैं बताओ तो? पुली, है ना। है ना, गांव वाँव में कुआं में लगता है तो उसी को पुली बोला जाता है। ठीक है, तो वही धागा यहां से लेकर उस ब्लॉक पे कनेक्टेड है। अभी तुमको कुछ मत सोचना कि ये गिर जाएगा, उधर इधर हो जाएगा, ऊपर जाएगा, कुछ ऐसा नहीं सोचना है। तुमको सिंपल ये बताना है कि इस छोटू का, यानी इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम, कौन कौन सा फोर्स लगेगा, और जो नीचे वाला बॉडी है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ट्राई करो तो बनाने का सब कोई, और फिर देखते हैं, मैच करते हैं कि किसका सही और किसका गलत, और कितना सीखे हो तुम लोग। ठीक है, आराम से सोच समझ कर बनाओ। ठीक है, एकदम ये पहला क्वेश्चन है, और सबको बनाना है, चाहे गलत बने चाहे सही बने। हम्म, कोई बात नहीं, गलत हो सही हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस पहले बनाओ अच्छे से। ठीक है, तब क्लियर। हाँ दोनों एकदम, आदमी पे कौन कौन सा फोर्स और किधर, और इस ब्लॉक पे किधर, दोनों पर।
चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं ना। देखो इधर देखो, देखो देखते हैं कौन कौन सा फोर्स है। सबसे पहले इस छोटू का, इस आदमी का बनाते हैं। सबसे पहले क्या इस आदमी पर नॉर्मल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है। ठीक है, अब बताओ आदमी पर नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर या नीचे? एन। ठीक है, इस आदमी का मास है तो 1 mg नीचे होगा ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस आदमी पे और कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन लगेगा। ठीक है, अब मेरे को सिंपल बताओ, इस आदमी पर टेंशन किधर होगा? हम सिंपल क्या बोले थे, जिधर धागा उधर टेंशन। धागा किधर है? ऊपर, टेंशन ऊपर। ठीक है, अब आते हैं इस वाले ब्लॉक पर। ठीक है, तो इसका एक मास होगा, कितना मास लिखोगे? mg। देखो इस पर कितना लिखो, इसका मास कितना है? कैपिटल एम, तो इसका कैपिटल एम इंटू जी। mg नीचे हो गया। और कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर या नीचे? नीचे, नीचे। ठीक है, और कोई फोर्स? टेंशन। देखो टेंशन, और टेंशन किधर होगा? ऊपर। अच्छा, ये टेंशन और ये टेंशन दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम, सेम होगा ना। देखो यहां से लेकर यहां तक धागा कंटिन्यूअस है, एक ही कंटिन्यूअस है। और हम क्या बोले थे कि जब तक धागा कंटिन्यूअस रहेगा तब तक टेंशन क्या रहेगा, सेम। अब खुद से एनालाइज करो कि किसका सही हुआ और किसका गलत हुआ। बताने का जरूरत नहीं, खुद समझो कि कहाँ हम सही किए कहाँ गलत किए। और किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट है? बोलो। जमीन कहाँ है जी? जमीन से कांटेक्ट में है, देखो तो। जमीन में है कि हवा में है ये सब? ना 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 ना, जमीन में नहीं। ठीक है, ये समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि देखो हम लोग को आगे जाके इस यही सब पढ़ना है। क्वेश्चन रहेगा, फाइंड, इसका मास दे देगा, इसका मास दे देगा, बोलेगा टेंशन निकालो, क्योंकि आगे जाके ये इसी पर क्वेश्चंस करेंगे। ब्लॉक का नॉर्मल कैसे नीचे कैसे आया? ब्लॉक और आदमी के बीच कांटेक्ट में है। ठीक है, तो बताओ ब्लॉक को कौन धकेल रहा होगा? आदमी ही धकेल रहा होगा। किधर धकेल रहा होगा, ऊपर या नीचे? आ गया होगा। तो अगर ये आदमी ब्लॉक को नीचे धकेला तो ब्लॉक इसको किधर धकेलेगा? ऊपर बना दिए नॉर्मल। ठीक है, खुद से क्वेश्चन करोगे ना कि किधर ड्रॉ करे क्या करे, वो खुद बता देगा सब कुछ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और पूछ, एक फ्री बॉडी डायग्राम और ठीक है। हाँ, इक्वल होगा, एकदम होगा, न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट। डरना मत। ठीक है, M1 M2, चलो M1 M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। हम बड़ा पूरा हो गया। हाँ, चलो ठीक है, देखो फिगर अगर दिख रहा होगा तो फिगर ड्रॉ करो ना। एक तरफ M1 है और एक तरफ, हाँ, हाँ M2 है। इस फिगर को ड्रॉ करो और इसका M1 M2 दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओ।
नहीं नहीं, कोई ग्राउंड पे नहीं है, सब हवा में है। अगर ग्राउंड पे रहेगा हम बना देंगे, जब तक ग्राउंड नहीं दिखा है समझना सब हवा में है। हाँ, सब पे टेंशन तो ऊपर होगा, कौन कौन सा टेंशन होगा ये बताना है। बस यही मार खा गए ना। देखो इधर देखो। हाँ, जैसे मान के चलो। हाँ ठीक, क्योंकि देखो कंटिन्यूअस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला ये धागा का टेंशन सेम होगा। अब ये वाला धागा सेम है कि अलग है, ये बताओ, ये वाला अलग है। तो इसका मतलब कि जब M2 का हम बनाएंगे तो उस पे दो टेंशन होगा, जाहिर सी बात है, दो स्ट्रिंग है। इधर वाला तो T1 ही होगा, पर इधर वाला कौन सा होगा, T2 होगा। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब टी हाँ, अब T2 और T1 में उस सब में क्या रिलेशन होगा वो आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। एक एक अब एक लास्ट, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ही देखते हैं। M1, M2, M3 और ये रहा ग्राउंड। ठीक है, देख लो बढ़िया। कोई अच्छा, एक काम करते हैं, ठीक है, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और ग्रुप में डाल देते हैं, और इसका आंसर भी तुम लोग ग्रुप में डाल देना, ठीक है। हाँ, एक मिनट, सबको आवाज आ रहा है मेरा, हेलो। हाँ, एक काम करना, हम इसका फोटो ग्रुप में डाल देते हैं, तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में। और इसका तुम लोग क्या करना ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के ग्रुप में ही पोस्ट करो, ठीक है। जिसका सही होगा हम वहां पर मार्क कर देंगे, ठीक है, कि किसका सही है किसका गलत है। मेरा वीडियो नहीं दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को, ठीक है, हम ऑडियो, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के, फ्री बॉडी को FBD शॉर्ट में बोलते हैं, इसको करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो। जिसका सही होगा हम वहां टिक कर देंगे, है ना, जिसका सही होगा। ठीक है, और ये जिसका जो नेक्स्ट क्लास है वो हम लोग देखेंगे, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर अच्छे से, है ना।